नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ आज से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। फिलहाल सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। 3, 4 और 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी और 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल बजट करेंगे। वहीं बजट सत्र की कार्रवाई के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने शोक प्रस्ताव पढ़े। मुख्यमंत्री लाल और नेता प्रतिपक्ष उपेंद्र हुड्डा ने भारत रत्न लता मंगेशकर समेत दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। सदन में दिवंगत आत्माओं के लिए मौन व्रत भी रखा गया। हमारे बीच में नहीं रहे, उनके शोक के इस संदर्भ में मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं। शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई, सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2000 में उन्हें फ्रांस ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत, कला एवं संस्कृति जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन जिला रोहतक के गाहना के स्वतंत्रता सेनानी श्री 16 जनवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रस्ताव शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई। स्वर कोकिला के नाम से विश्वविख्यात लता मंगेशकर जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2009 में उन्हें फ्रांस ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की।
उनके निधन से संगीत, कला एवं संस्कृति जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन जिला रोहतक के गांव निगाना के स्वतंत्रता सेनानी श्री उमराव सिंह यादव के 16 जनवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। वहीं विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्रवाई के दौरान सर्वश्रेष्ठ विधायकों का चुनाव किया गया। फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और गन्नौर से बीजेपी विधायक निर्मल रानी को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया और विधानसभा में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और सीएम मनोहर लाल ने दोनों विधायकों को सम्मानित किया। चंडीगढ़ में महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार को लीगल नोटिस भेजा है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर के लीगल नोटिस भेजा गया है। बलराज कुंडू ने कहा कि हरियाणा सरकार एनपीएस को विड्रॉ कर दोबारा ओल्ड पेंशन योजना को लागू करे और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अगर नोटिस नहीं मानती है तो कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया जाएगा। मैंने आज चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को और मुख्यमंत्री हरियाणा को लीगल नोटिस भेजा है कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने बारे में। कर्मचारियों को जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो उनके साथ कुठाराघात हो रहा है, जो उनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको देखते हुए मैंने ये लीगल नोटिस भेजा है। जब एक जनप्रतिनिधि एक दिन का विधायक पूरी पेंशन लेता है, 2 बार बनता है 2 बार की लेता है, 3 बार बनता 3 बार की लेता है, एक सांसद जो 40 दिन सांसद रहने के बाद में पूरी पेंशन लेता है, तो एक कर्मचारी जो 30 से 35 साल अपनी जिंदगी के सरकार की सेवा में लगाता है, सरकार की नीतियों को इंप्लीमेंट करने में लगाता है, तो उसके साथ ये व्यवहार क्यों? तो मैंने ये नोटिस इस बेस पे भेजा है। या तो पुरानी पेंशन जो का बेनिफिट इनका दिया जाए, अगर नई पेंशन तो जनप्रतिनिधियों एमएलए पे भी नई पेंशन स्कीम लागू। से इनेलो विधायक अभय चौटाला ने यूक्रेन मामले पर बोलते हुए कहा जहां एक तरफ निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मदद के लिए संपर्क करने के लिए 2 नंबर भी जारी किए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि काफी संख्या में भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो संपर्क चाहते हैं लेकिन संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना और अपने एक और साथी का नंबर जारी करते हुए कहा कि छात्र और जो भी लोग यूक्रेन में फंसे हैं वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे जो टीम में जानने वाले लोग हैं जो लगातार हमारे भारत से गए हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, उनमें से एक मेरा साथी है कुलदीप कुमार, जो कीव में ही रहता है बहुत लंबे समय से और उसको बहुत सारे लोग जानते भी हैं। मैं उसका नंबर आपको दे रहा हूं। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प आपको वहां पे चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे कोई बिजनेस करने वाले हैं, चाहे कोई जॉब करने वाले हैं, कुलदीप कुमार जो है उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे और उनका नंबर मैं आपको संपर्क के लिए दे रहा हूं। आप नंबर जरूर नोट करें और जब चाहे जिस टाइम चाहे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर संपर्क करने में आपको कोई दिक्कत या असुविधा आ रही है तो मैं मेरा नंबर भी आपको दे रहा हूं, आप मेरे नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी वहां पे जो संभव हो सकेगी मदद करूंगा। नंबर है +380 933 888880। दूसरा नंबर है +380 6744 7766। वहीं पानीपत के लघु सचिवालय में पहुंचे अभिभावकों ने निजी स्कूल संचालक के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने जाति सूचक शब्द कहने और जातीय भेदभाव के चलते बच्चों को स्कूल से निकालने के आरोप भी लगाए। साथ ही स्कूल में नौकरी करने वाले बच्चों की मां को भी नौकरी से निकालने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं में एससी सर्टिफिकेट लगाने को लेकर शुरू ये विवाद पूरा हुआ था और पिछले महीने से ये विवाद बना हुआ है।
लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते अभिभावकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। स्कूल प्रशासन इन्होंने 10वीं क्लास के अंदर जब प्री बोर्ड शुरू हुए थे तो अपना के लिए जब एग्जामिनेशन फीस भरते हैं तो एग्जामिनेशन फीस भरने के टाइम पे इन्होंने अपना एससी सर्टिफिकेट लगाने की डिमांड करी कि स्कूल प्रशासन से कि भी हमारा एससी सर्टिफिकेट के तहत ही हमारा एडमिशन भेजा। तो उन्होंने इनको बुलाया और इनकी मिसेज वहीं जॉब करते हैं, उनकी मिसेज को बुलाया गया और मिसेज को बार बार इन्होंने एससी सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद भी उन पे विवाद थमा नहीं, एज इट इज रहा। और उस विवाद आ गया इनको प्रिंसिपल मैडम ने भी और दूसरी जो क्लास टीचर हैं, इंचार्ज मैडम हैं, उन सभी टीचर्स ने ये कहा कि आप एससी सर्टिफिकेट को ऐसे लेके घूमते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री का लेटर हो। इनको नीचा दिखाने की कोशिश करी गई और सीमा जी के ऊपर इतना दबाव डाला गया कि उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफा दें अपने पीएन के पद से, और इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए। उन्होंने ये कहा था कि हम पेपर नहीं लेने देंगे अगर आप। सोनीपत में लगातार बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कुछ दिन पहले बदमाशों ने गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप पर 48,000 और 2 मोबाइल लूट लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने अब एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार और एक जिंदा कारतूस को भी आरोपी से बरामद किया है और अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है और जांच के बाद जो दूसरे आरोपी भी वारदात में शामिल हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसा पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है। ये 2 सोनीपत की टीम से एएसआई हरिओम गश्त और पड़ताल के लिए बसोदी में मौजूद था और दौरान गश्त इसको एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया और वो पुलिस को देख करके वापस जाने लगा। तो हरिओम ने शक के बिना पर उस आदमी को काबू किया अपनी टीम के साथ और उससे पूछताछ की। उसकी पूछताछ के दौरान उससे एक देसी पिस्तौल और उससे एक जिंदा राउंड मिला था, जिसके बारे में हमने थाने में एफआईआर रजिस्टर की है, जिसमें उसको गिरफ्तार। पानीपत में एक बार हरियाणा रोडवेज बस चालक की लापरवाही सामने आई है, जहां रोडवेज बस चालक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। इस दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार दूसरा युवक बाल बाल बच गया। वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की है, जबकि गुस्साए परिजनों ने रोड जाम करने की कोशिश की और बस में भी तोड़फोड़ की। के नाम का लड़का है, मेहमदपुर गांव का 20 साल का लड़का था। वो आज अपनी नानी को छोड़ने के लिए यहाँ आया था अपने गाजीपुर। तो वो वापस जा रहा था तो पीछे से बता एक्सीडेंट होकर बस ने टक्कर मार के वो नीचे आ गया, तो उसकी मौके पर एक्सपायर हो गया था। तो उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखा दी थी। तो अब वो ड्राइवर मौके से गायब रहता है। अपील जरूर रहेगी कि इस खबर को अब ज़्यादा से ज़्यादा रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत हो गई। हादसा रानी के पास सुखदेव होटल के पास हुआ। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सवा 8 बजे 2 स्कूटी सवार थे मामा भांजा, एक थे राजकुमार और एक मनीष। दोनों की लाजपत नगर दिल्ली में कपड़े की दुकान थी, तो ये रूटीन में वहाँ जा रहे थे। तो सुखदेव ढाबा के पास NH-48 पे तो सामने से एक रोंग साइड से कोई ट्रोला आया जिसने इनको टक्कर मार दी। तो इनको घायल अवस्था में GH रेवाड़ी भेजा गया, वहाँ दौरान इलाज इन दोनों के। भिवानी के तोशाम मार्ग पर एक 28 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। आपको बता दें कि मृतक की पहचान बीरन गांव निवासी प्रमोद के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही इस पर मामले पर जानकारी हुए तोशाम के पुलिस थाना प्रभारी सुखवीर जाखड़ ने बताया कि आज गांव के पास एक शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान बीरन निवासी प्रमोद के तौर पर की गई है। प्रमोद के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सामान्य अस्पताल में भेज दिया गया है।
डीड़ गांव में एक होटल के पास एक लाश पड़ी हुई है। जो पुलिस मौके पे पहुंची, वहां पे एक नौजवान जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, राम, उसके परिवार वाले वहां पे हाजिरी मिले उसके पास। मृतक प्रमोद के फादर राम ने बयान दिया कि मेरे लड़के की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या की है और नाश पे हटा रखा है। उसके बयान पर मुकदमा दर्ज। पलवल में पुलिस ने 3 दिन सीएनजी पेट्रोल पंप पर हुई लूट की सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस थाना प्रभारी के मुताबिक एक ऑटो सवार ड्राइवर ने पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उनकी जेब में रखे सेल के 1 लाख रुपए समेत मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गया था। जानकारी के मुताबिक सेल्समैन ने जब ऑटो चालक से सीएनजी भरने के बाद पैसे मांगे तो ऑटो ड्राइवर बिना पैसे दिए ही वहां से चला गया और कुछ देर बाद ऑटो में 10 से 15 नकाबपोश साथियों के साथ वो आया और घटना को अंजाम देकर रफूचक्कर हो गया। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से मोबाइल भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 3 व्हीलर चालक उसमें अपने 3 व्हीलर में सीएनजी भरवाने गया था। वहाँ उसने सीएनजी डलवा ली, रेट वगैरह पूछा और पैसे नहीं दिए। इस बात पे उसने सैनमैन के साथ झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद चलाया बिना पैसे दिए। उसके बाद थोड़ी देर में 10-15 आदमी 3 व्हीलर में भर के वहाँ सीएनजी पे गया और सेलमैन वगैरह को साथ मारपीट की। इस उस पर और उनकी जेब से 1 लाख रुपए और उनके मोबाइल वगैरह छीन लिए थे। इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इनमें 2 आरोपी गिरफ्तार। पलवल में सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में शुरू की गई एक कदम दूर यानी 112 नंबर गाड़ी करने के लिए डीएसपी दिनेश कुमार यादव पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन गाड़ियों के शुरू होने से लोगों को भारी सुविधा मिल रही है। उन्होंने गाड़ियों पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो किट इस गाड़ी के अंदर है उसका इस्तेमाल किया जाए और समय पर घटना स्थल पर पहुंचा जाए। वहीं डायल 112 पर कॉल आने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट के गाड़ी घटनास्थल पर समय पर नहीं पहुंचती है तो उस गाड़ी पर तैनात सभी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डायल 112 जो है, ये गाड़ियां जितनी फील्ड में है, मैं उसका पूरा फील्ड का हरियाणा देखता हूँ और हर अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके चेकिंग करता हूँ और कोई कमियां पाई जाती है तो उनको दिशा निर्देश दी जाती है या उनसे लेवल होती है, ठीक नहीं तो उच्च अधिकारी को 2 मिनट बात करो, बाकी 2 मिनट बात। जैसे आज मैंने पलवल से चेकिंग शुरू की थी अभी, तो इवन 2-3 गाड़ियाँ पलवल की है। उसमें ये जो जवान गाड़ी में बैठे हैं, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो गाड़ियों में इंस्ट्रूमेंट लगे हुए उनकी प्रॉपर बैटरियाँ चार्ज और जो रात को रिफ्लेक्टिव जैकेट्स पहने और जो इंस्ट्रूमेंट की जानकारी नहीं थी उनकी जानकारी उनको दी। खबर कैथल से है, जहां नगर परिषद के सफाई कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। बता दें कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 2 दिवसीय कार्मिक भूख हड़ताल करके कर्मचारियों ने अपने आंदोलन की हुंकार भरी है। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि कई दौर की वार्ता के बावजूद सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है और मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। हमें ये भूख हड़ताल और ये प्रदर्शन इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि 25 अप्रैल और 17 अगस्त 20 को पूर्व विभागीय मंत्री श्री अनिल विज के साथ राज्य कमेटी के साथ वार्ता हुई थी। उस वार्ता में पूर्व मंत्री ने सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत से वादे किए थे, उनके परिपत्र नहीं करे। दूसरे नंबर 4 अप्रैल 21 को प्रदेश के मुखिया श्री मनोहर लाल खट्टर और कृष्ण बेदी ने करनाल के अंदर सफाई कर्मचारियों के लिए, चाहे वो ग्रामीण है चाहे वो शहरी सफाई कर्मचारी हैं, 1000 रुपये वेतन में बढ़ोतरी का घोषणा की थी और 7 अगस्त को उसका लेटर भी आ गया था, लेकिन वो 1000 रुपये भी लागू नहीं किए जा रहे। तो हमारी मांग है, जो पूर्व मंत्री ने वादा किया था वो। कुरुक्षेत्र की थानेसर नगर परिषद में सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने 6 मार्च को राज्य सरकार के स्थानीय निकाय मंत्री का घेराव करने और मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी धमकी दी है। कर्मचारी नेता सुनील ओट ने बताया कि 2014 में जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी तो कर्मचारियों से काफी वायदे किए गए थे।
कर्मचारियों को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा वादा किया गया था। साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, यह भी वादा किया गया था। लेकिन सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है, जिसको राज्य स्तर पर कर्मचारियों ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। जब सरकार सत्ता में आई थी, उन्होंने काफी वादे किए थे कर्मचारियों के हित में कि उनको 2 करोड़ रोजगार देंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। लेकिन सरकार अपने वादों पे पूरा नहीं उतरी है। उन्होंने बेरोजगारी और जितने भी मेरे कर्मचारी साथी हैं ऑल हरियाणा के, किसी कर्मचारी का उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके देखते हुए हमारे राज्य प्रधान श्री नरेश शास्त्री जी, कई बार बात भी हुई है संघ की, लेकिन वादा खिलाफी वादा करके कोई वादा पूरा नहीं किया। इसके कारण राज्य स्तर पे कार्यक्रम है आए हैं और हम हरियाणा के नगर परिषद कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि धरने पर बैठे नगर निगम के कर्मचारी 2 दिन की भूख हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ये जो धरना है ये पूरे हरियाणा में भूख हड़ताल पे चल रहा है और जो मेरे शहर के नौजवान हैं इनकी 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। जो ये है पहले रोड पे थे, नगर निगम में थे, अब इनको ट्रेजरी में पा दिया है। ट्रेजरी में कोई रोल नहीं है इनका, तो ट्रेजरी वाले करेंगे हम कहाँ से तनख्वाह दें। अब 4 महीने से इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आगे ये पता नहीं कि 2 महीने और ना मिले। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्करों की ओर से अपनी लंबित मांगों को लेकर काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आंगनबाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर और कामगार यूनियन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से अपनी मांगों को लेकर शहर भर में रोष प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान राजकुमार दिकाड़ा ने बताया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से आज कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान सभी दुखी हैं। दिन से लगातार आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की हड़ताल चल रही है। कोई नई मांग को लेकर नहीं बैठे हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं। 2018 का समझौता जो सीएम और पीएम ने हमारे डेलीगेशन के साथ हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के साथ किया था, इसी मांग को मनवाने के लिए दोबारा से आंदोलन करना पड़ रहा है और समय समय पर सर्व कर्मचारी संघ ने हमारा साथ दिया है और आज भी एक आक्रोश प्रदर्शन करके सर्व कर्मचारी संघ हमारे सहयोग। खबर झज्जर से है, जहां गांव पलड़ा गांव वालों ने झज्जर के लघु सचिवालय में पहुंचकर उपायुक्त को अपनी समस्याओं का एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 8-10 सालों से गंदे पानी का नाला ओवरफ्लो होने की वजह से गांव में गंदा पानी चारों तरफ भर जाता है। वहीं दूसरी समस्या यह है कि बारिश की वजह से खेतों में अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सरकार लगातार दावे तो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी छोटा हो या बड़ा अधिकारी गांव में नहीं पहुंचा है। गांव पलड़ा से आए हुए हम, गांव के चारों तरफ के आदमी आए हुए हैं। सारी खेती के अंदर पानी भरा हुआ है, फसल 60% खराब हो चुकी है। डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं कि सरकार से अनुरोध करें, स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और सभी को मुआवजा दिया जाए। लगातार सरकार कह रही है कि गिरदावरी हो चुकी है। स्पेशल गिरदावरी के लिए कोई भी अधिकारी, कोई छोटा कर्मचारी कोई नहीं गया है, जबकि हम 2 बार पहले श्यामलाल पुनिया जी से मिले थे, डीसी साहब से और इन डीसी साहब, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। में एक गांव के नजदीक तालाब है जिसमें गांव का गंदा पानी जाता है जी, और वो तालाब भर के खेतों में पानी की निकासी होने से खेत हर साल की समस्या है, फसल खराब हो जाती है। इस विषय में डीसी साहब से एप्लीकेशन देने आए इसका निकासी के लिए कोई उचित। ये कितने सालों से लगातार ये समस्या है? ये समस्या है जी करीबन कोई 8-10। बाढड़ा में कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी ने कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान अनिरुद्ध चौधरी ने खेतों में पहुंचकर ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया। इस मौके पर ने कहा कि भयंकर ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। सरकार को जल्द स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। मैं सारी चीज चलाऊंगा दुनिया में। ओलावृष्टि से बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमने सरकार से उस दिन भी, जिस दिन ओलावृष्टि हुई थी उस दिन भी हमने सरकार से मांग करी थी कि उचित मुआवजा दिया जाए। क्यों किसानों ये एक तरीके से उनकी इस साल ये कमर टूट गई है और इसलिए सरकार को थोड़ा बहुत किसानों के बारे में सोचकर फटाफट सारा इसकी गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करवाकर
और जल्दी से जल्दी रकम सब किसानों को अदा कर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।